हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद नैच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं। एलडीसी की भर्ती परीक्षा में यहाँ से आपके काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी प्रकार के सवाल जो है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्विक रिवीजन के हिसाब से ये क्लास आपकी सबसे बेस्ट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि पिछली बार जो आपकी एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जेनेटिक्स से संबंधित काफ़ी सारे सवाल जो है ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल देखिए, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये 1905 में किया गया था आपका, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके विलियम बेटसन के द्वारा किया गया था। तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दीबाजी में इसका आंसर आप गलत कर सकते हो, तो याद रखिएगा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम बेटसन ने 1905 में आपका किया था। अगला सवाल देखिए, आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को हेरेडिटी नाम किसने दिया था? तो हेरेडिटी नाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ए यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, मटर के पादप पर उत्कृष्ट प्रयोगों के कारण आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो सी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अब ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीनों नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको विलियम बेटसन ध्यान रखना है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है हेरेडिटी, वो किसने दिया? स्पेंसर ने दिया। और जो आपका मटर पादप के साथ जो प्रयोग किए थे आनुवांशिकी का जनक, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, मेंडल ने आनुवांशिकी लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या नाम दिया था? तो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं इनको नियंत्रित करने वाली इकाई को मेंडल ने क्या नाम दिया था? तो इसे फैक्टर यानी कि कारक नाम यहां पर दिया गया था। तो बी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। जीन शब्द का प्रतिपादन 1909 में किसके द्वारा किया गया था? तो जीन शब्द जो है इसका प्रतिपादन 1909 में हुआ था, और ये किसके द्वारा आपका किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जॉनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जॉनसन के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल यहां पर देखिए, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराया जाता है? तो परीक्षण संकरण जो होता है, टेस्ट क्रॉस जो होता है, उसमें F1 पीढ़ी का संकरण जो है ये किसके साथ आपका करवाया जाता है? केवल प्रभावी जनक के साथ, दोनों जनकों के साथ, किसी भी जनक के साथ नहीं, और केवल अप्रभावी जनक के साथ। तो परीक्षण संकरण में F1 का जो संकरण है वो केवल आपका अप्रभावी जनक के साथ ही करवाया जाता है। तो बी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराया जाता है? तो अगर बैक क्रॉस की बात की जाए, जिसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, तो इसमें जो संकरण करवाया जाता है वो किसके साथ आपका करवाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है, जो कि प्रभावी या अप्रभावी आपका हो सकता है। तो बी यहां पर आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। मेंडल ने उद्यान मटर पर कितने वर्षों तक संकरण प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने उद्यान मटर पर कितने वर्षों तक संकरण प्रयोग किए थे, ये आपको बताना है। तो 7 वर्षों तक जो है मेंडल ने ये प्रयोग किए थे। ये लगभग 1856 से लेके आपके 1863 तक प्रयोग किए गए थे, लगभग 7 साल। तो बी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल का शोध पत्र किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो मेंडल का जो शोध पत्र है ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका जो है पादप संकरण पर प्रयोग के साथ ये आपका जो है प्रकाशित हुआ था। बी यहां पर आपका सही होगा। तो शोध पत्र जो था वो था आपका पादप संकरण का प्रयोग शीर्षक से ये जो है आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये याद रखना, पादप संकरण पर प्रयोग। वर्ष 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 1900 ईस्वी में मेंडलवाद की खोज जो है वो दोबारा किसके द्वारा आपकी की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी एग्जाम में सारे सवाल ये आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ह्यूगो डी ब्रिज, कोल कोरेंस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शेरमार्क हो जाएगा। तो याद रखना, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल लोरेंस, और यहाँ पर शेरमार्क आपका हो जाएगा। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मदर के ये आपका जो मटर है इसके पादप का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सिंपल सा सवाल है आपका, पाइसम सटाइवम यहाँ पर हो जाएगा।
मटर के पुष्प की प्रकृति कैसी होती है? तो मटर का जो पुष्प होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मटर का जो पुष्प होता है उसकी प्रकृति जो है ये बाइसेक्सुअल होती है, यानी कि द्विलिंगी होती है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, जिससे हम क्या कराते हैं, स्वपरागण होता है। तो जिससे क्या होता है, आपका स्वपरागण यहाँ पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल यहाँ पर होती है। अगला सवाल है, पुष्प के परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को काटकर हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी क्या कहलाती है, बताइए। परागण है, विपुंसन है, संकरण है, और यहाँ पर आपका दिया गया है उत्परिवर्तन। तो ये क्या कहलाती है आपकी? तो ये आपकी विपुंसन कहलाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेंडल द्वारा चयनित मटर के लक्षणों में बीज के रंग का प्रभावी लक्षण कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बीज का जो रंग होता है उसका प्रभावी रंग जो लक्षण है वो कौन सा है? तो बीज के रंग के लिए जो पीला रंग होता है वो प्रभावी होता है, और हरा रंग जो होता है वो अप्रभावी होता है। तो पीला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा बीज के लिए, और हरा जो है वो यहाँ पर अप्रभावी हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, प से प्रभावी और प से पीला, ये किसके लिए है? बीज के लिए है। अगला सवाल देखिए, मेंडल के प्रयोगों में फली के रंग का अप्रभावी लक्षण कौन सा है? तो फली का जो रंग होता है उसके लिए अप्रभावी लक्षण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये यहाँ पर कौन सा है? तो फली के रंग के लिए जो प्रभावी लक्षण है वो तो आपका हरा होता है, और जो पीला है वो यहाँ पर अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर अप्रभावी पूछा गया है तो पीला हो जाएगा। तो याद रखना, बीज में तो पीला प्रभावी था, लेकिन फली के रंग में जो है वो पीला अप्रभावी है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल है, मेंडल के प्रयोगों में बीज की आकृति का अप्रभावी लक्षण कौन सा है? तो बीज की आकृति जो होती है उसका अप्रभावी लक्षण आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो बीज की आकृति का अप्रभावी लक्षण बताना है। गोलाकार, फूली हुई, संकीर्णित, झुर्रीदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? झुर्रीदार हो जाएगा, जो कि आपका अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, बीज की आकृति का। अगला सवाल देखिए, मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों में पुष्प की प्रभावी स्थिति कौन सी है? तो पुष्प की जो प्रभावी स्थिति है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पुष्प की जो कक्षीय स्थिति होती है, एक्सियल स्थिति, वो आपकी प्रभावी होती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो पुष्प की कक्षीय स्थिति प्रभावी होती है। एक संकर संकरण में कितनी जोड़ी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन होता है? तो एक संकर संकरण जो होता है उसमें कितने जोड़ी आपके जो है लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है एक आपका राइट आंसर होगा। एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, एक संकर संकरण की F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? अब यहाँ पर F2PD का पूछा गया है। तो F2PD का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होता है? तो F2PD में लक्षण प्रारूप जो होते हैं वो 3 तो आपके लंबे होते हैं, और 1 जो होता है वो बोना होता है। तो 3:1 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एक संकर संकरण की F2PD में जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? देखो यहाँ पर तो पूछा गया था फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, तो 3:1 हो गया F2PD का। अब यहाँ पर पूछा गया है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1:2:1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी यहाँ पर आपका सही होगा, ये याद रखना। अब ये कैसे हो जाएगा? जिसमें एक तो यहाँ पर टी होता है, 2 यहाँ पर क्या होते हैं टी, और ये वाला टी होता है, और एक जो होता है ये दोनों आपके स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, इसे टी को हम अप्रभावी से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े वाले टी को प्रभावी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 1:2:1। युग्मक निर्माण के समय एलील का एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है? तो युग्मक निर्माण के समय एलील का एक दूसरे से अलग होना ये आपका क्या कहलाता है? तो ये पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? लॉ ऑफ सेग्रेशन इसे कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। द्विसंकर संकरण यानी डी हाइब्रिड क्रॉस की F1PD में सभी बीज कैसे होते हैं? तो द्विसंकर संकरण जो होता है उसमें F1PD में सभी बीज आपके कैसे होते हैं? तो सभी बीज यहाँ पर किस प्रकार के रहेंगे ये आपको बताना है। तो ये पीले और गोल होते हैं। F1PD में सभी बीज आपके पीले होते हैं और गोल होते हैं। अगला सवाल देखिए, द्विसंकर संकरण की F2PD में लक्षण प्रारूप कितना होता है? देखो हमने ऊपर जहाँ यहाँ पर पढ़ा था तो यहाँ पर हम एक संकर संकरण की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? द्विसंकर संकरण की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका F2PD में लक्षण प्रारूप क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये सवाल आपका पूछा जाता है, तो याद रखना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र अपयून के नियम के अनुसार यहाँ पर आपका 9:3:3:1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द्विसंकर संकरण की F2PD में प्राप्त 16 संततियों में
पीले व झुर्रीदार बीजों का अनुपात क्या होगा। तो पीले और झुर्रीदार बीजों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो द्विसंकर संकरण की जो F2PD होती है उसमें प्राप्त 16 संततियां होती है, उसमें पीले व झुर्रीदार बीजों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, तो 16 में से 3 बीज जो है ये पीले और झुर्रीदार होते हैं, तो 3/16 यहाँ पर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट आपकी डोमिनेंस का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। उद्यान मटर, ड्रोसोफिला, मवेशियों की त्वचा, गुल अब्बास। तो गुल अब्बास और आपका स्नैपड्रैगन अपूर्ण प्रभाविता जो है ये दर्शाते हैं, तो गुल अब्बास यहाँ पर आपका सही होगा। अपूर्ण प्रभाविता की F2PD में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता की F2PD में लक्षण प्रारूप और आपका जीन प्रारूप का अनुपात आपको बताना है, ये क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुलाबी पुष्पों के स्वपरागण से 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद प्राप्त होते हैं, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मवेशियों में चितकबरा रंग किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो चितकबरा रंग जो है ये किस सिद्धांत का यहाँ पर उदाहरण है, तो ये सप्रभाविता का उदाहरण है। मवेशियों में चितकबरा रंग जो है ये सप्रभाविता का उदाहरण है। मानव का एबीओ रक्त समूह आनुवांशिकी के किन सिद्धांतों को दर्शाता है। तो एबीओ रक्त समूह जो होता है ये आनुवांशिकी के किन सिद्धांतों को दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये आपके बहुविकल्पी एलील व सप्रभाविता को दर्शाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। बहुविकल्पी एलील और सप्रभाविता को यहाँ पर दर्शाता है। मानव रक्त समूह के निर्धारण के लिए जीन आई के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जीन आई के कितने रूप होते हैं। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट बी यहाँ पर, इसके अलावा आपके फर्स्ट होते हैं, यानी 3 रूप यहाँ पर होते हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा। एक तो आपका यहाँ पर आई ए होता है, एक आई बी होता है, और एक आई ओ आई से हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये होता है। तो 3 यहाँ पर होते हैं। अगला सवाल है, जब एक एकल जीन एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो एकल जीन एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को अगर प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो इसे हम भव प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, भव प्रभाविता यहाँ पर कहते हैं। ड्रोसोफिला में जो जीन सफेद आंख उत्पन्न करता है वही पंखों को भी प्रभावित करता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भव प्रभाविता का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ड्रोसोफिला में जो जीन सफेद आंख उत्पन्न करता है वही पंखों को भी प्रभावित करता है, ये किसका उदाहरण है, भव प्रभाविता का उदाहरण है। चूहों में पीला रंग उत्पन्न करने वाला जीन समयुग्मजीव YY अवस्था में क्या प्रभाव डालता है। तो ये क्या प्रभाव डालता है, तो समयुग्मजीव अवस्था में ये घातक हो जाता है, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33। मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें आपके 23 जोड़ी यानी कि लगभग 46 गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं। मानव शरीर में कायिक गुणसूत्रों की कितनी जोड़ियां होती है। तो कायिक गुणसूत्रों की कितनी जोड़ियां यहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स जो है ये 22 जोड़ी आपके होते हैं, यानी ये 44 आपके रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। मानव में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो पिता के एक्स या वाई शुक्राणु पर यह निर्भर करता है। तो ये टोटली पिता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिता के पास ही आपका XY होता है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है ये किस प्रकार का विकार है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस आपकी होती है ये किस प्रकार का विकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये X संलग्न अप्रभावी हो जाएगा। X संलग्न अप्रभावी, ये सवाल जो है काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। X संलग्न अप्रभावी। किस क्रॉस वंशागति का क्या अर्थ है। तो क्रिस क्रॉस वंशागति का क्या अर्थ यहां पर हो जाएगा ये आपको बताना है। क्रिस क्रॉस जो वंशागति है इसका अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, तो एक लिंग से दूसरे लिंग में जाना हो जाएगा, यानी नाना से नाती में। तो बी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हीमोफीलिया जिसे शाही रोग भी कहते हैं किस प्रकार का विकार है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हीमोफीलिया भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका X संलग्न अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, यदि एक वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। तो अगर जो स्त्री है अगर वो वाहक है और उसका सामान्य पुरुष से विवाह हो जाता है तो कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे। तो लगभग 50% पुत्र तो सामान्य होंगे और 50% पुत्र जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित यहाँ पर हो जाएंगे।
सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला ग्लूटामिक अम्ल का स्थान कौन लेता है? तो ग्लूटामिक अम्ल जो होता है इसका स्थान यहाँ पर कौन लेता है? तो ये वेलिन यहाँ पर लेता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामिक जो होता है एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। तो ये याद रखना, बी यहाँ पर आपका सही होगा, ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन यहाँ पर आ जाता है। अगला सवाल देखिए, सिकल सेल एनीमिया का विषम युग्मजी जीन किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो ये मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो विषम युग्मजी व्यक्तियों में यह मलेरिया के विरुद्ध वरदान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, फेनिलकीटोनेम में रोग किस एंजाइम की कमी से होता है? तो पीकेयू जो रोग होता है ये किस एंजाइम की कमी के कारण होता है? तो ये फिनाइल एलेलिन आपके हाइड्रोक्सिलेज के कारण होता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ब्लैक यूरिन डिजीज किस रोग का दूसरा नाम है? तो ब्लैक यूरिन डिजीज जो है ये किस रोग का दूसरा नाम हो जाएगा? यहाँ पर एलेक्टोन्यूरिया जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो एल्केप्टोन्यूरिया, ये नाम याद रखना, आप थोड़ा सा अजीब नाम है। तो ब्लैक यूरिन डिजीज जो है ये एल्केप्टोन्यूरिया जो है इसका नाम हो जाएगा। रंजकहीनता में त्वचा और बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? तो रंजकहीनता जब होती है तो इसमें त्वचा और बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं? तो ये मेलेनिन वर्णक का न बनना इसके कारण होते हैं, क्योंकि मेलेनिन वर्णक जो होता है ये बनना बंद हो जाता है। अगला सवाल देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है उसकी कमी होती है और उसकी कमी से जो है मेलेनिन नहीं बन पाता है। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म जिसे कहा जाता है किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? तो ये आपके 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम जो है ये आपका किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है? तो पटाव जो है ये आपके 13वें गुणसूत्र की जो है ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख सकते हो। 13 में आपका आ रहा है तो तुझे पटाऊं से याद रख सकते हो आप, तुझे पटाऊं इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इससे 13 हो जाएगा आपका, तो 13 से आपका पटाव सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम आपका 21वें में होता है। ठीक है, अगला देखिए आप, क्राइडुचेट सिंड्रोम जिसमें शिशु बिल्ली की तरह रोता है का कारण क्या है? तो इसका कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये पांचवा गुणसूत्र जो है उसका विलोपन यहाँ पर हो जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो पांचवें गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, उसके कारण क्या होता है? शिशु जो होता है ये बिल्ली की तरह रोता है। तो ये याद रखना, क्राइडुचेट सिंड्रोम, इसे क्या कहा जाता है? क्राइडुचेट सिंड्रोम इसे कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है से ग्रसित स्त्री का गुणसूत्र स्वरूप क्या होता है? एक आपका टर्नर होता है, तो टर्नर में क्या होता है आपका, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। टोटल आपके 45 गुणसूत्र ही बचते हैं। तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स 0 हो जाएगा। तो 44 प्लस एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये 45 गुणसूत्र आपके हो जाएंगे। एक गुणसूत्र जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। एक होता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष का गुणसूत्र स्वरूप क्या होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 47 गुणसूत्र आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 44 प्लस एक्स एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये याद रखना, बी यहाँ पर आपका सही होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला सवाल है, किस सिंड्रोम को आपराधिक सिंड्रोम भी कहा जाता है? तो आपराधिक सिंड्रोम किस सिंड्रोम को कहा जाता है? तो ये जेकब सिंड्रोम को कहा जाता है। जेकब सिंड्रोम वाले नर अत्यधिक लंबे और आक्रामक होते हैं, इस वजह से इसे आपराधिक सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि लंबाई ज्यादा होती है और आक्रामक होते हैं। और यहाँ पर जो इनका वो गुणसूत्र है वो भी याद रखना, पूछा जा सकता है, एक्स वाई वाई यहाँ पर होता है। ठीक है, जबकि हमने अभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा था, वहां पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई था। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना। सर्वप्रथम 1665 में मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में जो मर्त कोशिका थी इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका को सबसे पहली बार किसने देखा था? तो जीवित कोशिका जो था इसे पहली बार आपके ल्यूवेनहोक के द्वारा देखा गया था। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा देखा गया था जीवित कोशिका को। ठीक है, किसके माध्यम से देखा गया था? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा गया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो सभी नई कोशिकाएं जो है ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और ये कब दिया था? ये 1855 में इन्होंने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसे कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो कोशिका का जो जीवित पदार्थ था इसे प्रोटोप्लाज्म नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके पुरकिंजे के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था, जो कि कोशिका का जीवित पदार्थ था। तो याद रखना, ठीक है। 1839 में जो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो इसे जीवन का भौतिक आधार जो है ये आपके हेक्सले के द्वारा कहा गया था। तो टी.एच. हेक्सले के द्वारा ये कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्तनधारियों की किस कोशिका में परिपक्व होने पर केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो स्तनधारियों की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसे परिपक्व होने पर केंद्रक अनुपस्थित रहता है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये आपकी जो है ऑक्सीजन के लिए स्थान बनाने हैं तो आरबीसी केंद्रक नष्ट कर देती है। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये केंद्रक को नष्ट कर देती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। गुणसूत्र का 90 से 92% भाग किससे बना होता है? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो ये आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये धनावेशित आपका होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक गुणसूत्र की आकृति कैसी होती है? तो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो वी अक्षर के जैसी होती है, ए यहाँ पर सही होगा। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग में से जुड़ते हैं? तो तर्कु तंतु जो होते हैं ये गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं कोशिका विभाजन के समय? तो ये आपके काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, सी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो तर्कु तंतु जो है ये काइनेटोकोर जो है नामक प्रोटीन डिस्क से जुड़ते हैं, सी यहाँ पर सही होगा। न्यूक्लिक अम्ल की खोज कर उसे न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की और उसे न्यूक्लिन नाम किसने दिया? तो ये आपके फ्रेडरिक मिस्र ने दिया था। कब दिया था? ये 1869 में दिया था। तो फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा ये दिया गया था। अगला सवाल है, डीएनए में प्यूरिन्स सारक कौन से होते हैं? तो प्यूरिन्स सारक जो होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? तो ये एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिनिन और ग्वानिन आपके होते हैं, एक तो डीएनए आपका होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए में जो है ये प्यूरिन, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन शामिल होते हैं। डीएनए में प्रीमिडिन्स जो होता है सारक कौन से होते हैं? तो डीएनए में जो है प्यूरिन्स जो है वो तो आपके एडिनिन और ग्वानिन हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं तो ये आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? तो साइटोसिन और थायमिन यहाँ पर हो जाएंगे, जिन्हें हम सीटी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो साइटोसिन और थायमिन यहाँ पर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। और इसे हम कहते हैं एजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इधर सीटी बोलेंगे, इधर एजी बोलेंगे। ये प्यूरिन्स की बात है, ये आपकी पिरिमिडिन्स की बात है, ठीक है। अगला सवाल है, वॉटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए के एक पूरे घुमाव की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए का एक पूरा घुमाव जो होता है उसकी लंबाई जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम आपकी होती है, ठीक है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा सारक पाया जाता है? ये पिछली बार एलडीसी के एग्जाम में आया था, तो ध्यान रखना है आपको, फिर से पूछा जा सकता है। आरएनए जो होता है उसमें थायमिन के स्थान पर आपका यूरेसिल पाया जाता है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए आपका पाया जाता है? तो याद रखना यहाँ पर आरएनए यहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में और सबसे अधिक स्थायी होता है। सेंट्रल डोग्मा के अनुसार सूचनाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो सेंट्रल डोग्मा के अनुसार जो सूचना का प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? तो प्रवाह जो है एक दिशीय आपका होता है। कैसा होता है? एक दिशीय आपका होता है प्रवाह, जिसमें सबसे पहले आपका डीएनए आ जाएगा, फिर आरएनए आ जाएगा, फिर प्रोटीन आ जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक न्यूक्लियोटाइड किन घटकों से मिलकर बनता है? तो एक आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है? तो ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो न्यूक्लियोसाइड जो है ये क्षार और शर्करा आपकी होती है और फास्फेट समूह से मिलकर ये बना होता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसे कहा जाता है, इसका सिद्धांत 1901 में किसने प्रतिपादित किया था? तो म्यूटेशन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये ह्यूगो डी ब्रिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो ह्यूगो डी ब्रिस ने इवनिंग प्रिमरोज पौधे का प्रयोग करते हुए ये सिद्धांत दिया था। अगला सवाल देखिए, सरबती सोनोरा गेहूं की किस्म किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो सरबती सोनोरा जो गेहूं की किस्म थी ये किसके द्वारा आपकी विकसित की गई थी? तो ये गामा किरणों से उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित आपकी की गई थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एक जीन एक एंजाइम जो आपका जो है सिद्धांत ये किसने प्रस्तुत किया था?
तो ये बीडल और आपके टेटम ने प्रस्तुत किया था। तो एक जीन एक एंजाइम बीडल और टेटम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखिए, ड्रासोफिला फल मक्खी का प्रयोग कर लिंग संलग्न वंशागति की खोज किसने की? तो लिंग संलग्न वंशागति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जिन्हें हम टीएच मॉर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नर गधे और मादा घोड़े के संकरण से उत्पन्न खच्चर किस प्रकार के संकरण का उदाहरण? तो नर तो गधा और मादा घोड़ा हो गया, तो यहाँ पर संकरण कराया, तो यहाँ से जो खच्चर पैदा हुआ ये किस प्रकार के संकरण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है अंतरजातीय जो है उसका उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंतरजातीय का उदाहरण हो जाएगा। अंतरजातीय को हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिक हम कहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, जर्मप्लाज का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो जर्मप्लाज का सिद्धांत जो है ये ऑगस्ट विजमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? ऑगस्ट विजमैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, यह पहली बार वैज्ञानिक रूप में किसने प्रमाणित किया? तो डीएनए जो होता है यही आनुवांशिक पदार्थ आपका होता है। पहली बार ये वैज्ञानिक रूप से किसने प्रमाणित यहाँ पर किया था? तो ये एवेरी, मैकलाउड और तथा मेरकाटी ने जो है ये आपका जो है प्रमाणित किया था। देखो यहाँ पर नाम आपको काफ़ी सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये 1944 में जो है बायोकेमिकल परीक्षणों द्वारा जो है इसे प्रमाणित किया गया था, एवेरी, मैकलाउड तथा मेकार्टी के द्वारा। थैलेसीमिया जो रोग होता है ये किस प्रकार का रक्त विकार है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैलेसीमिया जो है अलिंग गुणसूत्रों पर स्थित अप्रभावी जीन द्वारा होने वाला मात्रात्मक विकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रात्मक और अलिंग गुणसूत्र के द्वारा ये होता है। ठीक है, कोशिका के किन कोशिकांगों में स्वयं का वर्ताकार डीएनए पाया जाता है? तो ऐसी कौन सी कोशिकांग होते हैं जिनमें स्वयं का वर्ताकार यानी सर्कुलर डीएनए जो है ये पाया जाता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरित लवक होता है, इसमें स्वयं का जो है वर्ताकार डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी के प्रारंभिक निदेशक कौन थे? तो प्रारंभिक निदेशक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो 1988-90 की ये बात है, जेम्स डी वाटसन जो है वो यहाँ पर निदेशक हो जाएंगे। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यदि पादप की कायिक कोशिकाओं में 2n=24 है तो उसके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? तो एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो इसमें आपके 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि भ्रूणपोष जो है ये त्रिगुणित आपका होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो 3n हम करेंगे, n यहाँ पर 12 है तो 3n करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये याद रखना, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में जो है वो आपका कितना होता है? त्रिगुणित होता है। अगला सवाल देखिए, डी संकर संकरण यानी डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो डी संकर परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूपी और जो आपका अनुपात होता है ये कितना होता है? तो ये 1:1:1 होता है। संजीन से क्या तात्पर्य है? तो जीनोम से आपका क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो अगुणित गुणसूत्रों का एकल संपूर्ण समुच्चय। तो अगुणित गुणसूत्रों का एकल संपूर्ण समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, मेंडल का शोध पत्र पादप संकरण का प्रयोग किस वर्ष जो है ये प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1866 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कृत्रिम जो पर परागण के लिए पुष्प के परिपक्व होने से पहले पुंग कैंसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये विपुंसन आपकी कहलाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। चारगाफ के नियम के अनुसार यदि किसी द्विरज्जुक डीएनए में एडेनिन की मात्रा 20% है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी? तो एडेनिन की मात्रा अगर 20% है तो साइटोसिन की मात्रा यहाँ पर कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ए और टी मिला के आपका कितना हो गया? देखो, एडेनिन की जो मात्रा होगी वो है कितनी? 20%। तो एडेनिन की मात्रा 20% है, थायमिन की मात्रा 20% होगी तो ये 40% हो जाएगा। शेष आपका 60% यहाँ पर बचेगा। तो 60% को डिवाइड करेंगे तो 30-30 जो है ये जी और सी में आपका डिवाइड होगा, क्योंकि ये बराबरली आपका डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपका 30% राइट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य की मोनोजाइट रेत में प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता के कारण स्वतः उत्परिवर्तन देखा गया है? तो स्वतः उत्परिवर्तन कहाँ पर देखा गया है? तो ये केरल में आपका देखा गया है। केरल की मोनोजाइट रेत में मौजूद जो थोरियम होता है और यूरेनियम की विकिरण से स्वतः उत्परिवर्तन होता है। अगला सवाल देखिए, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र किस बीमारी से संबंधित है? तो ये आपका जो फिलाडेल्फिया गुणसूत्र है ये किस बीमारी से संबंधित है? जो 22वें गुणसूत्र का खंड 9वें पे जुड़ने से होता है। तो ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा? तो ये रक्त कैंसर से संबंधित हो जाएगा। ल्यूकेमिया इसे हम बोलते हैं। तो 22वें गुणसूत्र का टुकड़ा
जो होता है वो 90 गुणसूत्र पर 90 पर जुड़ने से एक विशेष प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, तो इसे रक्त कैंसर यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, 22वें गुणसूत्र का खंड 90 पे जुड़ने पर पादपों की किस परिपक्व संवहनी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक जो है ये फ्लोएम की चालनी नलिका जो होती है उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संवहनी पादपों की परिपक्व चालनी नलिकाओं में भोजन परिवहन हेतु केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र की संरचना में द्वितीयक संकीर्ण का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो केंद्रिक का निर्माण, तो केंद्रिक का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो द्वितीयक संकीर्ण का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? केंद्रिक का निर्माण। सी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, आधुनिक आनुवांशिकी के अनुसार जीन में पुनर्योजन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के पुनर्योजन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे रिकोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकोन कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन में जब एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। इसे अनुप्रस्थन यानी ट्रांसवर्जन इसे कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, ट्रांसवर्जन इसे कहा जाएगा, अनुप्रस्थन इसे कहा जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिंदु उत्परिवर्तन में जब एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से होता है तो पिरिमिडीन से हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थन कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र में विकसित ब्रेगुस गाय की नस्ल किनके बीच अंतरजातीय संकरण का परिणाम है? तो ये किसके बीच आपका संकरण कराया गया था? तो ये भारत के जो था, भारत का तो ब्रह्मा सांड था, और जो आपकी स्कॉटलैंड जो था उसकी एबरडीन आपकी एंगस गाय थी। तो ब्रह्मा सांड था और एबरडीन एंगस गाय थी, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। ड्रोसोफिला और कायरेनोमस के लार्वा की लार ग्रंथियों में कौन से विशाल गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके पोलिटीन महागुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये याद रखना। डिप्टेरा गण के कीटों की लार ग्रंथियों में 2 mm तक लंबे पोलिटीन गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों को उनके आकार और लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करके बाह्य अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो इसकी केंद्रक प्रारूप यहाँ पर कहलाती है। अंतरावंशीय यानी इंटरजेनेरिक संकरण का सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम उदाहरण कौन सा है? तो जो जेनेरिक है संकरण का सबसे कृत्रिम उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये टिट्रिकेल, गेहूं और राई के बीज हो जाएंगे, टिट्रिकेल यहाँ पर हो जाएंगे। तो 2 सर्वथा भिन्न वंशों जैसे गेहूं और राई के बीच संकरण से टिट्रिकेल विकसित किया गया था। प्याज और घरेलू मक्खी का अगुणित जीनोम क्रमशः कितना होता है? तो प्याज का और घरेलू मक्खी का जो है ये अगुणित जीनोम क्रमशः क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जो है 8 और 6 यहाँ पर होता है। कितना होता है? 8 और 6 यहाँ पर होता है। अगला सवाल है, थैलेसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन श्रृंखलाओं के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो थैलेसीमिया वाला आप रोग जो है ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ग्लोबिन श्रृंखला की संश्लेषण दर कम हो जाती है जिससे ये मात्रात्मक रक्त विकार बन जाता है। तो संश्लेषण दर यहाँ पर कम हो जाती है तो मात्रात्मक विकार इसे कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। पुष्पीय पादपों में त्रिसंलयन के कारण भ्रूणपोष की प्लोइडी क्या होती है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर ये त्रिगुणित हो जाते हैं, तो ये आपका त्रिगुणित याद रखना। अगला सवाल देखिए, टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए की संरचना किस पत्ती के समान दिखाई देती है? तो ये किस पत्ती के समान आपकी दिखाई देती है? तो ये क्लोवर पत्ती के समान आपकी दिखाई देती है। तो टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, इसकी संरचना जो है ये क्लोवर पत्ती की तरह की दिखाई देती है। अरविंद चारगाफ का नियम किस प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पर लागू नहीं होता है? तो अरविंद चारगाफ का नियम जो है ये आपके एकल रज्जुक आरएनए पर लागू नहीं होता है। द्विरज्जुक डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, एकल रज्जुक जो आरएनए है इस पर यह लागू नहीं होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के साथ और क्या शामिल होता है? तो और यहाँ पर क्या शामिल होता है आपका? तो यहाँ पर आपका जो है ये केंद्रक शामिल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटोप्लाज्म में आपका एक तो क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के साथ में न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, सरबती सोनोरा गेहूं की किस्म डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किस विधि से विकसित की थी? तो ये आपकी किस विधि से विकसित की गई थी? तो ये आपकी गामा किरणों के उत्परिवर्तन से विकसित की गई थी। तो ये यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराया मोटे मोटे, बाकी आपने जो है काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे होंगे जो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।